बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेकेंड सेमेस्टर के एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए हैं और इसी के साथ ही कोरस्पोंडेंट सोल स्टूडेंट्स के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं क्योंकि अब उनके पास समय की कमी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब कि किसी कोर्स में लगे हुए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमेशा एक चाहत रहती है कि हमें टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जो अगर हम कर लें तो एग्ज़ाम में सिर्फ अच्छे नंबर ही ना आए बल्कि एक 8 या 9 के आसपास ग्रेड भी मिल जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय जो सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान में ऑनर्स वालों की एक सबसे महत्वपूर्ण बुक है, उसके टॉप 5 क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर ये टॉप 5 आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको दूसरे क्वेश्चनों को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और आपका 8 या 9 सीजीपीए आराम से आ जाएगा। इससे आपको समय की भी बचत होगी और आपकी तैयारी भी बेस्ट होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ आपको कि ये टॉप 5 आप क्वेश्चन जरूर करके जाए। पहला क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, उपनिवेशीकरण क्या है उसके अंदर, और बिग बैंग्स की थ्योरी की व्याख्या करते हुए भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास के बारे में बताना है। एक तरह से ये जो क्वेश्चन है, जो पहला वाला क्वेश्चन है, एक बहुत बड़े पहलू लेके चलता है जिसमें हमें ये बताना होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है और उपनिवेशीकरण के बाद उनमें कैसे बदलाव आए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाले अर्थात बिग बैंग्स सिद्धांत क्या है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत का क्रमिक विकास कैसे हुआ। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन एक वाद पे आता है, जैसे कि उदारवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद और यथार्थवाद। मैं आपको बता दूं इन चारों में से एक वाद जरूर आएगा, उदारवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद और यथार्थवाद। तीसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रचनात्मकवाद क्या होता है। चौथा क्वेश्चन है वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उसके संबंध परक तत्व कौन से हैं। पांचवें क्वेश्चन में अवधारणाएं आती हैं जिसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति क्या है उसकी व्याख्या करनी होती है, संप्रभुता क्या है उसकी व्याख्या करनी होती है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरह से किस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत बदल रहे हैं इसके बारे में बताना होता है। तो ये टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको किसी भी कीमत पर करके जाने चाहिए। इससे ऊपर और इससे बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पहला ही क्वेश्चन जो ये आता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, बिग्स का सिद्धांत के बारे में बताओ और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का क्रमिक विकास कैसे हुआ। जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वो 200-250 सालों में लगातार बदलती रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न देशों के तो संबंध आते ही हैं, वो सारे फैक्टर आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वो सारे कारक आते हैं जिससे कि दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं बदलती है। ये सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पहलू हैं जिसमें वैश्विक राजनीति के संबंध और उसके विभिन्न बदलते हुए स्वरूप इसके अर्थ में आएंगे। अब हम बात करते हैं उपनिवेशीकरण। ये एक ऐसी घटना थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को काफी हद तक प्रभावित कर दिया था। दुनिया में 100-150 के करीब जो देश थे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के, वो एक तरह से उपनिवेशवाद के अर्थात वो गुलाम थे। ब्रिटेन के, फ्रांस के, हॉलैंड के, इन देशों के गुलाम थे। इन देशों को आज़ादी मिलनी 1945 के बाद शुरू हुई, अर्थात उपनिवेशीकरण। जो गुलाम देश थे उनको आज़ादी मिलनी शुरू हुई और वो गुलाम देश एक तरह से विकासशील देशों के रूप में परिवर्तित
होते चले गए और विश्व राजनीति में इन्होंने एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र की रूपरेखा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर दिया। अब आता है एक क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बिग बैंक्स क्या है? देखो, बिग बैंक्स के थ्योरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस आधार पर मानी जाती है कि वो कौन सी घटनाएं हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को प्रभावित किया। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका की क्रांति हो, या औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन में हुई, या वियना समझौता, इन्होंने आज से 200-300 साल पहले से ही विश्व राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। उसके बाद दुनिया में उपनिवेशवाद का दौर चला, उसने भी विश्व राजनीति को प्रभावित किया। प्रथम महायुद्ध, द्वितीय महायुद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, शीत युद्ध, ऐसी कई घटनाएं रही जिन्होंने विश्व राजनीति को प्रभावित किया। इसके अलावा सोवियत यूनियन का पतन और विकासशील देशों के रूप में चीन, भारत का उभार, और इस क्वेश्चन को और अधिक बढ़ाने के लिए आप कह सकते हो कि दुनिया में उग्रवाद का उदय, कोरोना जैसी घटनाएं, वो सारी घटनाएं जो थी वो उन्होंने विश्व राजनीति को काफी हद तक प्रभावित किया है। तो ये जो विश्व राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, हम उन्हें बिग बैंक्स की थ्योरी के रूप में जानते हैं। अब आखिरी पड़ाव पे हम चर्चा करेंगे कि जो भारत है उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना क्रमिक विकास कैसे किया। तो भारत की जो बात हम करते हैं या भारतीयों की जो बात हम करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कौटिल्य, जिसे भारतीय राजनीति का जनक कहा जाता है, उसी समय से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर अपनी एक पहचान बनानी शुरू कर दी। कौटिल्य ने एक ऐसा सिद्धांत दिया था जिसे हम सप्तांग का सिद्धांत कहते हैं। कहीं ना कहीं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से ही जुड़ा हुआ था। हमारा जो इतिहास रहा है, जिसके तहत हम शांति की बात करते रहे हैं, ये भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक क्रमिक विकास के रूप में हमने विश्व को योगदान दिया। उसके बाद हमारे देश लगभग 150 वर्षों तक अंग्रेजों का उपनिवेशवाद का शिकार रहा। उसके बाद भारत को स्वतंत्रता मिली। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पंडित नेहरू की योगदान से बनाया, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और एक तरह से विदेश मंत्री भी आप कह सकते हैं। और उन्होंने अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता, पंचशील सिद्धांत, जो भारतीय विदेश नीति के आधार बने और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का ये बहुत बड़ी देनों में से एक रहा। उसके बाद भारत और सोवियत संघ के संबंध इंदिरा गांधी के समय में, जो 1970 के दशक में हुए, उसने भी भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग पहचान बना दी। उसके बाद भारत की परमाणु नीति जो भारत ने तैयार की, उसके बाद ब्रिक्स और G20 सम्मेलन, ये वो कारक हैं जिन्होंने भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसको एक नई पहचान के रूप में स्थापित किया। अब हम बात करेंगे कि भाई पेपर को करते हुए हम किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आप टॉप 5 क्वेश्चन उठाएं, क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन भी दें, पॉइंट भी दें और अंत में निष्कर्ष भी लिखें। साथ ही आप ये ध्यान रखें कि शॉर्ट नोट जो आते हैं 10 मार्क्स के, वो जरूर 2 उठाने की कोशिश करें। अब हम चर्चा करेंगे वाद पर, उदारवाद, मार्क्सवाद और यथार्थवाद। ये वाद प्रणाली होती क्या है? वाद मतलब विचारधारा जिसके गुणों को और दोषों के हम एक तरह से समीक्षा करते हैं। उदारवादी एक विचारधारा है जो विश्व राजनीति में प्रयोग सबसे ज्यादा होने वाली विचारधारा है। 18वीं 19वीं शताब्दी में ही उदारवादी विचारधारा का जन्म हो चुका था और जॉन लॉक, वुडरो विल्सन, J.S. मिल, एडम स्मिथ, उदारवादी चिंतकों की एक बड़ी लंबी लाइन है। उदारवादी जो चिंतक है या विचारधारा है, उसका हमेशा ये मानना है कि विश्व राजनीति में सहयोग, समानता, अधिकार, आत्मनिर्णय, भाईचारा और कल्याणकारी राज्य जैसे पक्ष होने चाहिए। यह सिद्धांत कानून के शासन, व्यक्तिवाद की बात करता है, संपत्ति के अधिकार, मुक्त बाजार की
बात को लेकर ये आगे बढ़ता है। कहने का मतलब ये है कि उदारवादी राज्य ही विश्व में इस समय सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं और विश्व राजनीति का सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला ये विचारधारा है, जिसके अंदर स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, आत्मनिर्णय जैसे सिद्धांतों को समर्थन तो किया ही जाता है और आर्थिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार और संपत्ति के अधिकार की भी बात की जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरे सिद्धांत मार्क्सवाद पे। जो ये मार्क्सवादी सिद्धांत है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये एक तरह से कहा जाए कि उदारवाद के विपरीत आया तो गलत नहीं होगा। मार्क्सवादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 1917 में जब रूस में क्रांति हुई तो इस विचारधारा को बहुत तेजी से बढ़ने का मौका मिला। ये विचारधारा पूंजीवादी व्यवस्था की विरोधी है, सामंतीवादी व्यवस्था की विरोधी है, उपनिवेशवाद की ये व्यवस्था निंदा करता है। इसके साथ ही आर्थिक क्षेत्र में समानता का समर्थक है, क्रांति की भी बात करता है और व्यक्ति के तुलना में समाज को महत्व देता है। जहां आपने ये देखा कि उदारवाद में व्यक्ति को महत्व दिया जा रहा है, व्यक्तिवाद की बात की जा रही है, मार्क्सवाद में सामाजिक प्रणाली को समर्थन किया जाता है और इसके अंदर पूंजीवादी व्यवस्था नहीं, जैसे उदारवाद का आधार ही एक पूंजीवादी व्यवस्था रही है। तो मार्क्सवाद एक मजदूरवादी कम्युनिस्ट विचारधारा को लेकर आगे बढ़ता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और विश्व व्यवस्था का ही समर्थक है। आपने देखा होगा कि 1945 के बाद दुनिया में जो शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, कहीं ना कहीं ये उदारवाद और मार्क्सवाद के विचारधारा के बीच में भी लड़ाई थी। जो उदारवादी विचारधारा थे वो एक तरह से पूंजीवादी गुट बन गए थे और जो मार्क्सवादी विचारधारा थे वो कहीं ना कहीं सोवियत व्यवस्था के संग आ गए थे। अब हम तीसरा विचारधारा जो जिसकी हम बात करेंगे वो है ये अर्थार्थवादी। ये मेरे देखने से और मेरे सबसे मनपसंद विचारधाराओं को मैं मानता हूँ। ये उदारवाद और मार्क्सवाद से अलग ये अर्थार्थवाद ने विश्व राजनीति में अपनी एक अलग स्थान बनाया है और ये अर्थार्थवाद से कहीं ना कहीं मैं बहुत जुड़ा भी हुआ हूँ, क्योंकि विश्व राजनीति में मैं यही देख रहा हूँ और ये आज का सिद्धांत नहीं है। ये तो कौटिल्य के समय से चला हुआ आ रहा है, लेकिन इसको एक अपडेट रूप हॉब्स और मैकियावेली ने दिया और आधुनिक समय में, मौजूदा समय में इस सिद्धांत को इसलिए प्रसिद्धि मिली क्योंकि इसको एक व्यवहारिक रूप देने में मोर्गेंथ्यू ने जो ये सिद्धांत को एक व्यवहारिक रूप दिया, एक यथार्थवादी राजनीति को एक व्यवहारिक रूप दिया, उसका बहुत बड़ा नाम आता है। मोर्गेंथ्यू ने ये कहा कि विश्व राजनीति में यथार्थवाद ही चलता है, व्यवहारिक राजनीति ही चलती है। क्यों? हर देश अपने शक्ति को पूरा करना चाहता है, हर देश अपने हितों को पूरा करना चाहता है और मानव का स्वभाव ही ऐसा है कि दुनिया में युद्ध हो सकते हैं। हर देश अपने हितों को पूरा करने के लिए युद्ध की तरफ बढ़ता है और वो व्यवहारिक राजनीति में जीता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, नैतिकता और भाईचारा तब तक ही महत्व रखते हैं जब तक किसी देश के हित नहीं टकराते। जहां किसी देश को अपने हितों को पूरा करना होता है, वो नैतिक राजनीति को छोड़ देता है और व्यवहारिक राजनीति की तरफ बढ़ते हुए युद्ध के तरफ और अपने हितों को और अपनी शक्ति को बढ़ाने की तरफ भी जाता है। और आज के समय में हम यही देख रहे हैं कि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय कानून, नैतिकता और भाईचारा और बंधुत्व की तो बात जरूर करता है, लेकिन व्यवहारिकता में वो अपने राष्ट्रीय हितों को, अपने शक्ति को और अपने प्रभाव को बढ़ाते हुए व्यवहारिक राजनीति की तरफ जरूर जाने की कोशिश करता है। कोई भी देश चाहे उदारवादी हो या मार्क्सवादी, बात हो और प्रैक्टिकल में हो, यथार्थवादी राजनीति की ही करता है। टॉप 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बाद हम उन क्वेश्चनों को अब जरा पॉइंट वाइज समझेंगे जो मैंने टॉप 5 बताए हैं। एक उनमें से है नारीवाद। नारीवाद पे ये क्वेश्चन हमेशा आता है और आप इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से करके जाएं। इनमें पॉइंटों को आप जरूर समझें। 1960 के दशक से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद आ गया और इसके समर्थकों का नाम आप जरूर लिखें, G.N. बेथ क्लेटन और J.N. टिकनर। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के
नारीवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। जब आप नारीवादी सिद्धांत लिखो तो इसके 3 प्रकार आप ज़रूर लिखो, उत्तर नारीवाद, उदारवादी नारीवाद और उत्तर आधुनिकतावाद नारीवाद। इसके अंदर आप महिलाओं के विभिन्न पहलुओं और उनके अधिकारों और उनके अवसरों के बारे में बताना होता है। जब भी आप नारीवाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, तो आपको 5-6 बातें ही बुनियादी तौर पे उसमें लिखनी होती है। लिंग भेदभाव जो पुरुषों के तुलना में उनके साथ होता है, उनको असमानता मिली हुई है, उनके पास अधिकारों की कमी है, उनके पास अवसर नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता उनके पास इतना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारीवाद जो है 1960 से ही शुरू हो गया था और आज के युग में भी नारीवादी सिद्धांत का विभिन्न पहलुओं पे हम चर्चा करते हैं। लेकिन मेन 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उठाया जाता है। एक लिंग भेदभाव, दूसरा असमानता, तीसरा अधिकारों की कमी, चौथा निर्णय लेने की क्षमता की कमी और पितृसत्ता और अवसरों की कमी। इन पॉइंटों को आधार बना के आप नारीवादी क्वेश्चन का एक्सप्लेन अच्छे ढंग से कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपको समझना है कि रचनात्मकवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रचनात्मकवाद होता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपको पहले ये समझना जरूरी है कि रचनात्मकवाद का विकास अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 1980 और 1990 के दशक के आसपास हुआ और इसके समर्थक रहे निकोलस ओनुफ और जॉन रूगी। ठीक है, निकोलस ओनुफ और जॉन रूगी ने रचनात्मकवाद के सिद्धांत का व्याख्या किया। रचनात्मकवाद एक तरह से रचनात्मक पहलुओं पे जोर देता है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत जरूरी है। ये कहता है कि एक सामाजिक पक्ष का निर्माण होना चाहिए जिसके अंदर सभी विचारों को महत्व दिया जाए, बातचीत का महत्व हो, समाज के अंदर किसी एक का हित ना हो बल्कि सामाजिक हितों पर ध्यान दिया जाए, सभी को एक पहचान की राजनीति के तहत सभी समाज में रहने वाले समुदायों के पहचान पे महत्व दिया जाए, सभी व्यक्तियों के बीच में सामंजस्य सहयोग की भावना हो, उनमें संवाद हो, बातचीत हो और विकासवादी पक्ष के तहत उनको आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। इसके साथ ही रचनात्मकवाद में अधिकारों की भी बात की गई और उनके लिए अवसरों की बात भी कही गई। एक तरह से जो रचनात्मकवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं एक रचनात्मक पहलुओं की बात करता है जिसमें अधिकार भी होंगे, अवसर भी होंगे, संवाद भी होगा, बातचीत भी होगा, समाज के कल्याण की वैल्यू दी जाएगी, सामाजिक निर्माण की वैल्यू दी जाएगी, विभिन्न विचारों का महत्व दिया जाएगा। एक तरह से आप जो भी कर रहे हो वो एक रचनात्मक हो, एक बेहतर हो, जिससे आप दुनिया के अंदर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सको। इसे रचनात्मकवाद नाम दिया गया। तीसरा क्वेश्चन है वैश्विक राजनीति में संबंधवाद। 200 वर्षों तक अगर वैश्विक राजनीति को देखा जाए तो इसके अंदर उतार चढ़ाव आते रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको यही बताना है कि इन 200 सालों में वैश्विक राजनीति सिर्फ उदारवाद या यथार्थवाद तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उसमें संबंधवाद के विभिन्न पहलू भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दिखाई दिए। ये संबंधवाद के पहलू क्या होते हैं? इसका मतलब यह है कि दुनिया के अंदर सार्वभौमिकता मतलब एक के तुलना में समूह को महत्व दिया जाए, सभी देशों को लेकर चलने की बात कही गई। दूसरी बात ये कही गई कि इतिहास को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, इतिहास में किसी एक देश को महत्व ना देखकर इतिहास को सांसारिक आधार पर पूरी दुनिया के इतिहास को देखा जाए, ना कि किसी एक देश को। साथ ही क्षेत्रीय विविधता ये भी इसमें समझाया गया कि संबंध तभी महत्वपूर्ण होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब विभिन्न देशों की विविधता को हम स्वीकार करें, उनकी जो क्षेत्रीय विविधता है उसको स्वीकार करें, उनमें संवाद। इसके अंदर भी एक बात ये कही गई है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संबंधवाद तब आएगा जब आप सुलह, संबंध, बातचीत, निर्णय लेने का रास्ते को आप खुला रखो। अगर आप संवाद, सुलह और बातचीत का रास्ता नहीं खुले रखते हो तो वैश्विक राजनीति में संबंधवाद का विकास कभी भी नहीं हो सकता। इसके अलावा इसमें मानवीय पक्ष पर भी जोर दिया गया है। मानवीय पक्ष का मतलब यहाँ पे क्या है कि मानव का हित
सबसे मेन है और मानव के कल्याण पे जोर दिया जाना चाहिए और उसका तकनीक के साथ सामंजस्य होना चाहिए। और इसमें यह भी कहा गया है कि आज के समय में सामाजिक आर्थिक कल्याण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और उनकी सामूहिकता का काफी महत्व है। अब हम कुछ अवधारणाओं की बात करेंगे, जिनमें पहला है राज्य या राष्ट्र। राष्ट्र राज्यों का निरंतर विकास होता रहा है। मौजूदा समय में आज दुनिया में 200 से अधिक राष्ट्र हैं। सोवियत यूनियन का पतन हो या उपनिवेश देशों की आज़ादी हो या फिर समुद्री खोजों द्वारा नए देशों की खोज हो, इन सभी घटनाओं ने दुनिया में राष्ट्र राज्यों का विकास किया है। किसी भी राष्ट्र के लिए 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है: जनसंख्या, सरकार, प्रभुसत्ता और भूखंड। हर राष्ट्र की एक पहचान होती है और वो जो राष्ट्र है, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए हर स्तर पर काम करता है। हर राष्ट्र जो है, वो किसी न किसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत होता है और अपने देश के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के तहत अधिक से अधिक विकास करने की कोशिश करता है। अब हम दूसरी अवधारणा की बात करते हैं, जो है शक्ति। शक्ति किसी भी राष्ट्र का आवश्यक तत्व है। शक्ति के बिना कोई भी राष्ट्र अपनी जो एक पहचान है उसको आगे नहीं बढ़ा सकता। और अरस्तू और कौटिल्य के समय से ही राष्ट्र के शक्ति की बात होती आई है। और शक्ति भी कई तरह की होती है: राजनीतिक शक्ति, जिसमें वो देश अपनी राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग करता है; आर्थिक शक्ति, जिसमें वो राष्ट्र कितना आर्थिक रूप से प्रभावशाली है, विश्व आर्थिक व्यवस्था में उसका कितना योगदान है; सैनिक रूप से वो कितना शक्तिशाली है, उसकी सेना कितनी मजबूत है; और सांस्कृतिक रूप से वो देश कितना शक्तिशाली है, अर्थात मतलब उसका रहन सहन, खान पीन, रीति रिवाज, पहनावा दुनिया में कितनी कैच की जाती है। इस तरह से शक्ति के रूप में हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों आ जाते हैं। इसके अलावा जो शक्ति को लेकर ना विभिन्न देशों के अंदर एक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। और अब हम बात करते हैं सबसे मेन पहलू की, जो किसी भी राष्ट्र से जुड़ी हुई होती है संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ होता है निर्णय लेने की क्षमता। कोई भी राष्ट्र बिना संप्रभुता के राष्ट्र बन ही नहीं सकता। 1947 से पहले भारत के पास जनसंख्या भी थी, भूमि भी थी, सरकार भी थी, लेकिन भारत राष्ट्र नहीं था, क्योंकि उसके पास क्या नहीं था? निर्णय लेने की क्षमता, संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता ही किसी भी राष्ट्र का एक आवश्यक तत्व है और उसकी पहचान है। युद्ध, शांति, विकास, कल्याणकारी योजना, ये सारी संप्रभुता के किसी राष्ट्र के निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ी हुई है और वही चीज जो होती है वो राष्ट्र को दूसरे देशों से अलग करती है। लेकिन मौजूदा समय में आज हम देख रहे हैं कि एक देश दूसरे देश से जुड़ते जा रहे हैं। एक कंपनी दूसरे देश के में जाके अपना काम कर रही है, बिजनेस कर रही है। उग्रवाद हो या कोई भी दुनिया में वैश्विक बीमारियां हो, कहीं ना कहीं किसी भी राष्ट्र को एक संप्रभु होना बड़ा मुश्किल हो चुका है। वो किसी न किसी रूप से अब के दूसरे देशों से, दूसरे आर्थिक व्यवस्थाओं से कहीं ना कहीं संयोगात्मक रूप से अपने संप्रभु से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो समझौता जरूर कर रहा है।